हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसे क्या तथ्य हैं जो इसे एक महान सभ्यता साबित करते हैं। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 200 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता का परिचय देंगे। कालावधि 1350 से 1750 ईस्वी पूर्व, कांस्य युग, नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में मृण मूर्तियां, प्रतिभान कांस्य की मूर्तियां। साहित्यिक मेसोपोटामियाई का द्वीप। साथ में हम एक मैप बनाएंगे, उसमें सिंधु रावी सतलज नदियां और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर आदि नगरों को दर्शाएंगे। अब क्वेश्चन के मुख्य पार्ट पर आते हैं कि वह ऐसे क्या तथ्य हैं जो इसे एक महान सभ्यता साबित करते हैं। पहला पॉइंट है शहरी नियोजन। शहरों में मकान ग्रिड प्रणाली के तहत बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था एवं नियमित साफ किया जाता था। सेकंड, उन्नत जल निकासी प्रणाली। घरों के गंदे पानी को छोटी छोटी नालियों से मुख्य नालियों में पहुंचाया जाता था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर, जो कि पक्की सतह से निर्मित था, जिसमें जिप्सम और ईंट का प्रयोग किया गया था। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान हेतु किया जाता था। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ चुका है। नेक्स्ट है उन्नत व्यापार। मेसोपोटामिया, फारस एवं अन्य क्षेत्रों से व्यापार के संकेत प्राप्त हुए हैं। लिपि लिखने हेतु वेस्टरफेरियन पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जो कि भाव चित्रात्मक लिपि है। मानकीकृत मान और माप और वजन का प्रयोग होता था। मोहरें सिलखेड़ी से बनी हुई थी, जिन पर पशुपति की मूर्ति अंकित थी। कला और शिल्प। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन, गहने और अन्य कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में कुशल थे। कृषि, गेहूं, जौ, कपास, अन्य फसलों की खेती में निपुण थे। धार्मिक जीवन, माता देवी एवं पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित एवं संगठित सभ्यता थी, जिसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया एवं प्रथम नगरीय क्रांति की झलक को उजागर किया। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? हड़प्पा को सभ्यता कहा जाता है, संस्कृति नहीं, क्यों? सबसे पहले हम सभ्यता और संस्कृति में अंतर देखेंगे। सभ्यता भौतिक प्रगति और बाहरी विकास को दर्शाती है, जबकि संस्कृति किसी समाज के आंतरिक मूल्यों, विश्वासों, कला, साहित्य और जीवन शैली को दर्शाती है। सभ्यता में तकनीकी उन्नति, शहरी नियोजन, सामाजिक संगठन और जीवन जीने के तरीकों के सुधार शामिल है, जबकि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, कलात्मक अभिव्यक्ति और नैतिक मूल्य शामिल हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा को सभ्यता कहा जाता है, क्यों? तो यह अपने समय के लिए एक उन्नत और संगठित समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। इसकी शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक गतिविधियां विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में भी जानकारी है, जैसे कि इनके धार्मिक विश्वास, कला और मिट्टी के बर्तन आदि, लेकिन सभ्यता का शब्द का प्रयोग इसके भौतिक और सामाजिक विकास को उजागर करने के लिए अधिक उपयुक्त है। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। फिर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पहले हम सामाजिक जीवन देखते हैं। समाज मातृसत्तात्मक वर्गीकरण। हड़प्पा सभ्यता में समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक वर्ग में वर्गीकृत था। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। आभूषण में भुजबंद, कंठाहार, कर्णफल। मनोरंजन, नाच गाना, बांसुरी, ढोलक, पासे के खेल के, पशुओं की लड़ाई आदि। अंत्येष्टि, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण में
पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाया जाता था और दाह संस्कार में जलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से इस प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक जीवन। स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा साम्राज्य पर 2 राजधानियों द्वारा शासन को मानते हैं। हंटर जनतांत्रिक पद्धति के पक्षधर थे। मैके प्रतिनिधित्वक सरकार का वर्णन करते हैं और बीबी स्टुअर्ट गुलामों पर आधारित प्रशासन का वर्णन करते हैं। आर्थिक जीवन। कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, चावल, बाजरे, तिल, कपास आदि बोया जाता था। पशुपालन बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बांधों के साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत व्यापार था, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलन में था। विनिमय प्रणाली थी। मेलुहा शब्द का उपयोग सिंधु क्षेत्र से मिलता है व्यापारियों के लिए। मेसोपोटामिया अभिलेख में जिसका वर्णन है। उर नामक बंदरगाह था और मिश्र धातु कांसा का प्रयोग किया जाता था, जिसे तांबा और टिन मिलकर बनाया जाता था। व्यापार केंद्र दिलमन, बेरिन द्वीप पर, ओमाकन, ओमान द्वीप से प्राप्त हुए हैं। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन का कोई आभास नहीं मिलता है, किंतु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता जैसे मध्वान्ह के स्वरूप, घनमाप, पशुओं की मूर्तियां आदि किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होंगी। सुदूर व्यापार के साक्ष्य इसे और सुदृढ़ करते हैं। वाणिज्य व्यापार को देखते हुए कहा जा सकता है कि संभवतः इस सभ्यता का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। धार्मिक जीवन पर टिप्पणी। इस सभ्यता के लोग पशु, वृक्ष तथा मानव तीनों रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। मातृ देवी, पशुपति, शिवलिंग, योनि, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा का प्रमाण प्राप्त हुई है। पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। यज्ञ ताबीज के साक्ष्य पुनर्जन्म में विश्वास के प्रमाण मिलते हैं। अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसे उर्वरता की देवी मानते थे। इस प्रकार हम हड़प्पा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? इस सभ्यता के पतन से तात्पर्य सभ्यता की समाप्ति न होकर उसका रूप परिवर्तन था। अपने पतन काल में यह सभ्यता पुनः एक बार नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। सभ्यता के पतन के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। लैम्बर्ट महोदय के अनुसार आयस्थिर नदी तंत्र, सूद और अग्रवाल के अनुसार नदी की शुष्कता, आरएल स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, पारिस्थितिक असंतुलन अन्य कुछ प्रमुख कारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गार्डन चाइल्ड के अनुसार बाह्य आक्रमण, मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता इसके पतन का कारण था। मार्शल मैके के अनुसार बाढ़ और एम.आर. शाहनी के अनुसार जल प्लावन एवं विवर्तनिक हलचल। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग विद्वानों की मत अलग अलग है, फिर भी इस सभ्यता से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वह साहित्यिक स्रोत अपठनीय है, इसलिए इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी माना जा सकता है कि सभ्यता के पतन के लिए एक नहीं एक से अधिक कारण जिम्मेदार रहे होंगे। धन्यवाद। कल हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में प्रश्न उत्तर देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।